गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे YouTube चैनल पे क्लास है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और आज की क्लास में हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने अभी तक एटॉमिक रेडियस आपको पढ़ाया था। मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था, परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया था। तो हमने आपको बताया था कि एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या जो होती है वो किसी एटम या परमाणु के लिए होती है और किसी एटम की बाउंड्री, उसके वैलेंस शेल की बाउंड्री डिसाइड नहीं होती, फिक्स नहीं होती कि यहीं तक इसकी बाउंड्री होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां तक फैलेंगे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो हम किसी आइसोलेटेड एटम के एटॉमिक रेडियस, मतलब उसके न्यूक्लियस के सेंटर से उसके वैलेंस शेल तक की प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने आपको बताया था कि एटम जिस स्टेट में पाया जाता है, जिस स्टेट में एटम एग्जिस्ट करता है ना, उसी स्टेट में उसका हम रेडियस उसी फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका त्रिज्या जो है, एटम परमाणु की जो त्रिज्या है वो उसी फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेते हैं जिस फॉर्म में एटम परमाणु पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे कोवलेंट भाई एटम है तो एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, सहसंयोजी बंध से भी जुड़ा हो सकता है ना। हो सकता है अगर धातु है, मेटल है, तो मेटालिक बॉन्डिंग से जुड़ा हो सकता है, धात्विक बंध से जुड़ा हो सकता है। या मॉलिक्यूल है, अणु हैं, तो अणुओं के बीच अणुओं के परमाणुओं के बीच, यानी कि मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच वैन डर वाल फोर्स होता है, तो वहां पे वैन डर वाल फोर्स के हिसाब से रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो जिस भी फॉर्म में है ना, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में हो, मेटालिक बॉन्ड के फॉर्म में हो, वैन डर वाल फोर्स से जुड़े हुए हो, किसी भी स्टेट में हो, बस हम दोनों एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। हर केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको हाफ कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही आपका कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। अगर कोवलेंट बॉन्डेड है तो कोवलेंट रेडियस कहेंगे, आयनिक बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्डिंग है तो मेटालिक रेडियस कहेंगे, है ना। वैन डर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं तो वैन डर वाल रेडियस कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों रेडियस को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, है ना। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक रेडियस की वैल्यू कोवलेंट रेडियस से थोड़ी बड़ी होगी। और फिर सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो होगा वैन डर वाल रेडियस, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल बल बहुत ही दुर्बल होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से हम मूव करते हैं। पीरियोडिक टेबल में दो तरीके से, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, है ना, और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं या पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, आगे मैं बताता हूं आपको। एटॉमिक रेडियस की वैल्यू में किस तरह से चेंजेस आते हैं, एटॉमिक रेडियस किस तरह से बदलता है ना। कब? जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो परमाणु त्रिज्या में किस तरह से परिवर्तन होते हैं, किस तरह से चेंजेस होते हैं इन एटॉमिक रेडियस, ये कहलाता है पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। तो आइए बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। जब हम किसी पीरियड के में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, यहां पे अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं, है ना। सेकेंड पीरियड में लिथियम पहला एलिमेंट है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। तो यहां पे देखिए इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है,
इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जा रहे हैं किसी आवर्त में। तो बाएं से दाएं जब जाते हैं किसी आवर्त में, लेफ्ट टू राइट जब किसी पीरियड में मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ शेल, देखिए यहां भी 2 शेल हैं, यहां भी 2 शेल हैं, यहां भी 2 शेल, केवल 2 शेल हैं। सभी एलिमेंट्स में 2 शेल हैं, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन हर बार बढ़ जाता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन क्या कहलाता है? न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए 3 प्रोटॉन 2 शेल को अपनी तरफ खींचेगा, यहां 4 प्रोटॉन 2 शेल को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये 4 प्रोटॉन वाला 2 शेल को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। बोरॉन पे जाएंगे तो 5 प्रोटॉन उन्हीं 2 शेल्स को खींचेंगे, तो और आकर्षण अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पास आ जाएंगे, साइज और छोटा होता जाएगा। जैसे कार्बन पे और छोटा होगा, नाइट्रोजन पे और छोटा होगा, ऑक्सीजन पे और छोटा होगा, फ्लोरीन पे और छोटा होगा। जनरली परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस की वैल्यू पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है, घटती है। जब भी किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोशों की संख्या समान होती है, परंतु नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या का मान क्षारीय धातु से, एल्कली मेटल से हेलोजन तक घटता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फ्रॉम एल्कली मेटल टू हेलोजन। एल्कली मेटल टू, नोबल गैस को छोड़ दिया हमने। नोबल गैस में क्या केस है कि देखिए इनमें जो आप रेडियस कैलकुलेट करते हो, एटॉमिक रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। और जब नोबल गैस पे आते हो तो नोबल गैस में मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, इसमें वैंडर वॉल रेडियस कैलकुलेट होता है। और हम जानते हैं कि वैंडर वॉल रेडियस का मान है ना, वैंडर वॉल रेडियस की वैल्यू कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है ना। तो इसलिए नियॉन फ्लोरीन से बड़ा होगा हर पीरियड, हर किसी भी पीरियड। ये हमने सेकेंड पीरियड का एग्जांपल लिया है, 3rd 4th 5th 6th 7th सारे पीरियड्स में आप देखेंगे कि नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस हेलोजन के एटॉमिक रेडियस से हमेशा बड़ा होगा। इवन हम आपको बताएं कि सेकेंड पीरियड में, ये सेकेंड पीरियड है, नोबल गैस सबसे बड़ा साइज वैसे किसी भी पीरियड में एल्कली मेटल का होता है। किसका होता है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का साइज किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद नोबल गैस। लेकिन इस सेकेंड पीरियड में लिथियम से भी बड़े साइज का होता है नियॉन। नियॉन का साइज, नियॉन का एटॉमिक रेडियस, नियॉन की परमाणु त्रिज्या दूसरे आवर्त में सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ी होती है। ऐसे ही थर्ड पीरियड में जब आएंगे तो सोडियम सबसे बड़े साइज का होना चाहिए, लेकिन सोडियम से भी बड़े साइज का होता है आर्गन। उसके बाद 4th 5th और 6th बाकी पीरियड्स में हम देखें तो एल्कली मेटल, क्षारीय धातु, पहले वर्ग के जो तत्व हैं, तीसरे चौथे आवर्त से लेकर अंत के आवर्त तक, मतलब 4th पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड 7th पीरियड तक क्षारीय धातुओं की ही एटॉमिक रेडियस है ना, यानी कि एल्कली मेटल्स का ही एटॉमिक रेडियस बड़े साइज का होता है। क्लियर है बात? तो यही चीजें यहां लिखी गई है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर
नंबर ऑफ शेल्स मतलब कोशों की संख्या समान होती है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम एल्कली मेटल टू हेलोजन, है ना। इसलिए परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्षारीय धातु से हेलोजन तक घटती जाती है, लेकिन बट एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जर देन एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन। नोबल गैस का एटॉमिक साइज, नोबल गैस की परमाणु त्रिज्या हेलोजन की परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। उसका रीजन, दो रीजन यहां पे दिया गया है। पहला रीजन मैंने आपको समझाया था कि नोबल गैसेस में वैंडर वॉल रेडियस, है ना, वैंडर वॉल त्रिज्या कैलकुलेट की जाती है, और बाकियों में कोवेलेंट रेडियस यानी कोवेलेंट त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या कैलकुलेट की जाती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोवेलेंट रेडियस से वैंडर वॉल रेडियस बड़ा होता है, इसलिए नोबल गैसेस का साइज हेलोजन से बड़ा होता है। दूसरी बात, नोबल गैसेस में सारे इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए हैं। नोबल गैस, अगर हम देखिए नियॉन की ही बात करें तो 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन है। सारे ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, जिससे इनके बीच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, और रिपल्शन ज्यादा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है, और घट जाएगा तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए दो कारण है जिसकी वजह से नोबल गैस का साइज, नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस किसी भी हैलोजन से उसके करेस्पॉन्डिंग पीरियड में उसी पीरियड के हैलोजन से बड़े साइज का होता है। हमने आपको बताया कि सेकेंड पीरियड में लिथियम से बड़ा नियॉन होता है, और थर्ड पीरियड में सोडियम से बड़ा आर्गन होता है। मतलब सेकेंड और थर्ड पीरियड में सबसे बड़े साइज का जो एलिमेंट है, सबसे बड़े साइज का जो परमाणु है, वो है नोबल गैस। लेकिन चौथे, पांचवें और छठे पीरियड में एल्कली मेटल, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक साइज सबसे बड़े होते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं, और भी एटॉमिक रेडियस पे हमें अभी बात करनी है। तो ये जो हमने ट्रेंड बताया एटॉमिक रेडियस का जो अभी हमने ट्रेंड पढ़ा है ना, कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, घटता है एटॉमिक रेडियस एल्कली मेटल से हेलोजन तक, और फिर नोबल गैस पे बढ़ जाता है। तो ये जनरली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के लिए है, एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए है। डी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे होंगे तो हम ट्रांजिशन सीरीज में चल रहे होंगे। 4 ट्रांजिशन सीरीज है, चौथे पीरियड से शुरू होती है ना। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज चौथे पीरियड में, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 5वें पीरियड में, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 6ठे पीरियड में, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 7वें पीरियड में। तो किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, है ना, संक्रमण सीरीज में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड के अलोंग मूव करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो ये कि यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट का अगर हम रेडियस डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनका धात्विक त्रिज्या, क्योंकि सभी धातुएं हैं, सभी धात्विक बंध बनाते हैं, तो उनमें हमें जो त्रिज्या निकालते हैं, जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस, वो क्या है, मेटालिक रेडियस है, धात्विक त्रिज्या है। दूसरी बात, इनके एटॉमिक रेडियस या मेटालिक रेडियस जो है वो एस ब्लॉक तत्वों से छोटे होते हैं, है ना, लेकिन पी ब्लॉक तत्वों से इनके रेडियस बड़े होते हैं। क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, तो इन रेडियस भी दोनों एस ब्लॉक तत्वों के और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होंगे। दूसरी बात यह कि किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, है ना, लेफ्ट से राइट, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां दिखाया है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एग्जांपल दिया गया है ना, एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर में मेंशन किया गया है।
तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, प्रथम संक्रमण सीरीज है ना। तो इस संक्रमण श्रेणी में, इस ट्रांजिशन सीरीज में देखिए स्कैंडियम का साइज 164 पिकोमीटर है, टाइटेनियम पे गया 147 पिकोमीटर, घट गया, घटना भी चाहिए क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ कोषों की संख्या कांस्टेंट है। वेनेडियम पे और कम हो गया, क्रोमियम पे और कम हो गया, मैग्नीज पे लगभग सेम है। तो ये देखा जाता है। और देखो मैग्नीज के बाद आयरन पे लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। उसके बाद देखिए लगभग सेम है, यहां तक लगभग सेम है ना। और फिर जिंक पे जब आते हैं लास्ट एलिमेंट पे तो अचानक से साइज बड़ा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब कि हमने ये देखा कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलते हैं तो मिडिल तक, बीच श्रेणी के बीच तक, सीरीज के बीच तक तत्वों के यानी एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस या मेटालिक रेडियस डिक्रीज होते हैं, घटते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाते हैं और लास्ट एलिमेंट पे बढ़ जाते हैं। ये चीज ऑब्जर्व की जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसमें जो होता है, स्कैंडियम में 3d1 है, 3d2 है, 3d3 है, 3d4 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन s से आ जाता है, 3d5 जाता है। यहां पे भी 3d5 है, यहां पर आयरन पे 3d6 है, कोबाल्ट में 3d7 है, निकल में 3d8 है, कॉपर में 3d9 होता है, लेकिन S से एक आया था 3d10 पूरा हो जाता है और इसमें पूरा कंप्लीटली 3d10 है। इसीलिए कहते हैं ना 3D सीरीज भी कहते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब 3D में जा रहे हैं, है ना। तो देखो d ऑर्बिटल में जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन आया, है ना, स्कैंडियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तो अभी तक ये पहले d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल में पहले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आया स्कैंडियम में, टाइटेनियम में गए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 2 ऑर्बिटल में, 2d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां 3d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे 5 d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी वही है। तो यहां तक d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित यानी पेयर्ड नहीं हो रहे हैं, अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है d में। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ना। पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है ना। अनपेयर्ड है, अभी तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल में, सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। तो अब अनपेयर्ड है तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन काम नहीं करेगा, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए साइज लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि रिपल्शन काम ही नहीं कर रहा है। d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सब अनपेयर्ड है, उनको रिपेल करने वाला कोई है ही नहीं, प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही d में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, अब थोड़ा सा रिपल्शन काम करने लगा। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, है ना, रिपल्शन भी बढ़ा। तो रिपल्शन ने बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस कर दिया। तो साइज में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था, साइज जो बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ने की जगह वहीं पर रह जाता है। साइज में कोई खास परिवर्तन, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता, है ना। फिर डी में कोबाल्ट में आए, डी में एक इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड हो गया। फिर यहां पे भाई आयरन से कोबाल्ट पे गए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, लेकिन रिपल्शन भी बढ़ा, तो बैलेंस हो गया। फिर रिपल्शन, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, रिपल्शन भी बढ़ा, बैलेंस हो गया। फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, रिपल्शन भी बढ़ा, बैलेंस हो गया। जो थोड़ा बहुत 125 से 128 हो गया, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स हल्का सा ज्यादा होगा, इस वजह से साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या सॉरी रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना। निकल से कोबाल्ट पे जाने पर रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में, तो इसलिए साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिंक में जब हम आते हैं
तो d ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। d इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट काफी बढ़ गया है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा लेकिन रिपल्शन कहीं ज्यादा बढ़ा, तो इससे साइज में अचानक से क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, साइज अचानक से बड़ा हो जाता है। तो यही चीज लिखा हुआ है, इन एनी ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, है ना। किसी भी संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर घटती है ड्यू टू इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बट लेकिन डिक्रीज इन साइज बिकम स्मॉल आफ्टर मिडवे, है ना। लेकिन संक्रमण श्रेणी के मध्य के बाद साइज में जो कमी आती है, जो त्रिज्या में कमी आती है, वो कम होने लगती है, त्रिज्या लगभग समान होने लगती है। इसका रीजन बिकॉज आफ्टर मिडवे डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग ड्यू टू विच शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, क्योंकि मध्य के बाद श्रेणी में मध्य के बाद डी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, जिससे उनका आवरण प्रभाव बढ़ने लगता है, जो बढ़े हुए प्रभावी नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देता है और त्रिज्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती, और अर्थात त्रिज्या लगभग समान हो जाती है। वही चीज लिखा है, डी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग ड्यू टू विच shielding effect on d electrons increases which counterbalance the value of increased z effective. Okay, at the end of transition series, transition श्रेणी के अंत में, at the end of transition series there is small increase in atomic radius because last element has fully filled d orbital, due to which inter-electronic repulsion increases become greater than the attractive force due to increased nuclear charge. अब आइए बात करते हैं पीरियड के बाद ग्रुप में, कि ग्रुप में किस तरह से एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो देखिए, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स, हर एलिमेंट पे एक शेल बढ़ जाता है। अगर एक शेल बढ़ जाता है तो इसका मतलब यह है कि साइज तो बढ़ना है, डेफिनेट है, फिक्स है कि साइज बढ़ना ही बढ़ना है ना। साथ ही साथ शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। भाई नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो भी साइज आपका इंक्रीज करेगा। तो ये दो फैक्टर हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों के परिणाम स्वरूप, इन दोनों के रिजल्ट से क्या होता है कि एलिमेंट का, एटम्स का एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में जाने पर बढ़ती है। लेकिन पी ब्लॉक में कुछ चीजें, पी ब्लॉक में साइज बढ़ता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा ही, लेकिन जब पी ब्लॉक में पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, साइज में इंक्रीज बहुत तेजी से होता है। जबकि दूसरे के बाद अगर तीसरे, चौथे, पांचवें एलिमेंट पे हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन साइज में इंक्रीमेंट बहुत स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे साइज बढ़ता है। पहले से दूसरे पे जाने पर तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद स्लो बढ़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जब पहले से दूसरे एलिमेंट पे आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन केवल s या p ऑर्बिटल में होते हैं। s या p ऑर्बिटल छोटे साइज के होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है। तो पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाओगे, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ा और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा, तो इस वजह से साइज में बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही दूसरे से तीसरे पे आओगे, तीसरे से चौथे पे आओगे, चौथे से पांचवें पे आओगे, आप देखेंगे कि इनर शेल में डी ऑर्बिटल और कुछ एलिमेंट में f ऑर्बिटल भी आने लगते हैं। अंदर के कोशों में d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल आने लगते हैं। d और f ऑर्बिटल बड़े साइज के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में दूर दूर होते हैं,
दूर दूर होंगे तो उनके बीच रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो शील्डिंग इफेक्ट जो बढ़ना चाहिए था उसकी जगह क्या होने लगता है, घटने लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है। लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, हल्का हल्का बढ़ेगा, तो इसलिए साइज जो तेजी से बढ़ना चाहिए था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आइए बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, जो कि यूजुअल है, बढ़ना भी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे जाते हो तो आपको यह देखने को मिलता है कि एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ती ही नहीं है, बल्कि जितनी परमाणु त्रिज्या, जितना एटॉमिक रेडियस सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का होता है, उतना ही एटॉमिक रेडियस, उतनी ही परमाणु त्रिज्या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का भी होता है। मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। आया बात समझ में? इसका मतलब यह है कि यहां पर साइज में जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज होने की जगह उतना ही रह गया। उसका रीजन ये है कि जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आते हो तो एक एलिमेंट है लैंथेनम। लैंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइट श्रेणी बनाते हैं, लैंथेनाइट सीरीज बनाते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है। तो लैंथेनाइट श्रेणी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 4f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया। 7 इलेक्ट्रॉन तक तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्मित हुए नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन है f ऑर्बिटल में, तो वहां पर रिपल्शन का कोई मतलब ही नहीं है, केवल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उनका एटॉमिक साइज लगातार डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी होने लगते हैं तो f ऑर्बिटल बड़े साइज का होता है, तो पेयरिंग भी होगी तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर दूर होंगे, उनके बीच रिपल्शन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल और रिपल्शन लगभग लगभग नहीं के बराबर होता है। तो जब रिपल्शन नहीं होता है तो वहां पे उस कंडीशन में वहां उस स्थिति में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ता जाता है और साइज लगातार घटता जाता है। तो इस साइज में जो डिक्रीज है, साइज में जो डिक्रीज हो रहा है एफ ब्लॉक एंड लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों में, उसे हम कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नोट करिए इसको पहले। ठीक है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, है ना, लैंथेनाइट संकुचन कहा जाता है हिंदी में। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब जब तीसरा संक्रमण सीरीज भर में तत्वों, तीसरे संक्रमण सीरीज के तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ये 4f ऑर्बिटल के भर जाने के बाद भरते हैं। अब 4f ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट लैंथेनम के बाद जो जितने भी एलिमेंट हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, उनमें इलेक्ट्रॉन 5d में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, लेकिन उससे पहले 4f भरा जा चुका है। तो 4f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज भाई सेकेंड सीरीज से थर्ड सीरीज में आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी उसी रेशियो में बढ़ जाता है, तो साइज को वो बढ़ने नहीं देता, साइज लगभग सेम हो जाता है। तो आ गई होगी बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे पढ़ते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयनिक रेडियस का मतलब होता है किसी आयन का रेडियस। आयन का रेडियस, आयन क्या होते हैं? कैटायन होते हैं, जिसको आप हिंदी में धनायन कहते हो, एनायन होते हैं, जिसको आप हिंदी में ऋणायन कहते हो। तो किसी कैटायन का रेडियस या किसी एनायन का रेडियस क्या होगा? कैटायन और एनायन पाए कहां जाते हैं? कैटायन और एनायन जो है वो आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं।
तो आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ कर दें, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दें। जैसे एक आयनिक कंपाउंड बना, उसमें ये कैटायन है और ये इसके साथ में एनायन है। ये कैटायन का न्यूक्लियस है, ये एनायन का न्यूक्लियस है। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस आएगी इस डिस्टेंस को लगभग हाफ ये होगा एनायन का रेडियस, मान लो B माइनस और A प्लस, तो रेडियस ऑफ B माइनस और ये होगा रेडियस ऑफ A प्लस। ठीक है, तो ये कैटायन का रेडियस हो गया, ये एनायन का रेडियस हो गया, दोनों को मिला के बन जाएगा आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस का मतलब कि किसी आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से उसके वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस, किसी आयन के नाभिक के केंद्र से उसके संयोजी कोश तक की दूरी को हम लोग कहते हैं आयनिक रेडियस। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू वैलेंस शेल इज नोन एज आयनिक रेडियस। ओके, अब बात होती है कि कैटायन होता है और एनायन होता है, दो ही तरह के आयन होते हैं। तो कैटायन का रेडियस की बात करेंगे, एनायन के रेडियस की बात करेंगे। तो कैटायन का रेडियस उसके न्यूट्रल एटम से, जिस एटम से वो कैटायन बना है उसके न्यूट्रल एटम से कैटायन का रेडियस हमेशा छोटा होता है और एनायन का रेडियस हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। कारण बता दूं, रीजन उसके पीछे क्या है कि जो कैटायन होता है वो कब बनता है, जब उसका न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर कैटायन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन तो लूज कर नहीं दिया, प्रोटॉन जितने थे उतने ही हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब कि कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। मतलब कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, जिससे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जबकि एनायन के केस में उल्टा है। एनायन यानी ऋणायन की बात करें तो वो कैसे बनेगा, उसका न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा मतलब सभी इलेक्ट्रॉन, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब पर अट्रैक्टिव फोर्स पहले की कंपैरिजन में, पहले की तुलना में घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े न्यूक्लियस से दूर हट जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो कैटायन का साइज यानी धनायन का आकार, साइज उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है, जबकि ऋणायन का जो आकार या साइज है वो उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पे यही चीज लिखा गया, साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, वेयर एज साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। ओके, चलिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आयन से ही रिलेटेड अगला टॉपिक है, आयनिक रेडियस की प्रॉपर्टी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही क्लियर है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। स्पीसीज में कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, न्यूट्रल एटम भी हो सकता है ना। तो कोई भी हो, कैटायन हो, एनायन हो, न्यूट्रल एटम हो, सभी हो।
लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सभी में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, बट न्यूक्लियर चार्ज उनके डिफरेंट होने चाहिए। जैसे Na+ लिया, Mg++ लिया, Al3+ लिया, नियॉन लिया, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड आयन लिया। इन सब में खास बात यह है कि देखिए Z इफेक्टिव लिखें तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होंगे। तो 11 प्रोटॉन सोडियम में, 12 प्रोटॉन मैग्नीशियम में, 13 प्रोटॉन एल्यूमिनियम में, 10 प्रोटॉन नियॉन में, 9, अब देखिए एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 9 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 प्रोटॉन। तो सभी में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज सबका अलग अलग है। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए 11 एटॉमिक नंबर था तो 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, लेकिन 1 प्लस आ गया तो 1 इसने लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसने 2 लूज किया तो 12 में से 2 गए, 10 बचे। इसमें 13 एटॉमिक नंबर था, 3 लूज किया तो 10 बचे। नियॉन ने कोई लूज नहीं किया तो 10 के 10 बचे। फ्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 9 से 10 हो गया। ऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 8 से 10 हो गया। नाइट्राइड ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 माइनस है तो 7 से 10 हो गया। तो सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर उसके न्यूक्लियस में सब में डिफरेंट है। तो ऐसे स्पीसीज को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सारे। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उनका एटॉमिक आयनिक रेडियस का ऑर्डर पूछ लेता है कि इनके आयनिक त्रिज्या का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस क्या होगा। तो ये ध्यान रखें कि जितना अगर कैटायन है तो प्लस चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, भाई प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन पास आते जाएंगे, जितना प्लस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना पास आते जाएंगे और साइज छोटा होता जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा होता जाएगा, है ना। तो इस केस में आयनिक रेडियस जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। धनायन पर आवेश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन। और नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट कम हुआ। 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, न्यूक्लियर चार्ज 2 यूनिट कम हो गया, ज्यादा कम हो गया ना, मतलब माइनस चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज घट गया ज्यादा, और माइनस बढ़ेगा और घट जाएगा, तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा साइज उतना बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस उतना बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या उतनी बढ़ेगी। तो आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन आयन। तो इस हिसाब से अगर इनको आयनिक साइज के ऑर्डर में व्यवस्थित करना हो तो इसमें जो प्लस चार्ज वाले होते हैं वो छोटे होते हैं, माइनस चार्ज वाले बड़े होते हैं। तो ये सब बड़े साइज के हैं, ये सब छोटे साइज के हैं। इनमें सबसे छोटा कौन होगा, इनमें जिसपे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटा होगा। तो एल्यूमिनियम आयन सबसे छोटा होगा, एल्यूमिनियम आयन के बाद उससे बड़ा मैग्नीशियम आयन होगा, मैग्नीशियम आयन से बड़ा सोडियम आयन होगा, और इन तीनों से बड़ा होगा नियॉन, क्योंकि कम से कम इस पे प्लस चार्ज नहीं है। फिर उससे इन तीनों के साइज बड़े होंगे, सबसे बड़ा होगा नाइट्राइड आयन, उससे छोटा होगा ऑक्साइड आयन, और उससे छोटा होगा फ्लोराइड। तो नियॉन के बाद फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड। तो इस तरह से आयनिक साइज के ऑर्डर में अरेंज करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को। नोट कर लीजिए इसको। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज में अरेंज करने के लिए।
जैसे देखिए सोडियम आयन वाला ले लिया है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, गैलियम आयन, या गैलियम को चाहे तो ना ले क्योंकि Ga3+ होता है, स्टेबल नहीं होता। आर्गन ले लें, आर्गन के बाद क्लोराइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ये कुछ आयंस हैं। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पोटेशियम में 18 है, कैल्शियम में भी 18, 20 में से 2 कम हो गया 18, आर्गन 18 है ही, क्लोरीन 17 और 1 18, सल्फर 16 2 18, फॉस्फाइड 15 3 18। और नंबर ऑफ जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव इसका 19 होगा, इसका 20 होगा, इसका 18 ही होगा, इसका 17 होगा, इसका 16 होगा, इसका 15 होगा। तो देखिए न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, मैंने बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उतना छोटा साइज जाएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम आयन पे है, तो कैल्शियम आयन सबसे छोटे साइज का होगा, उसके बाद पोटेशियम आयन, उसके बाद इस पे चार्ज नहीं है तो आर्गन होगा, और नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना साइज बढ़ता जाएगा। तो इन तीनों में से सब छोटे साइज का होगा क्लोराइड आयन, फिर सल्फाइड आयन, फिर फॉस्फाइड आयन। तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो ये है आयनिक रेडियस। तो ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। कौन सा टॉपिक? एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताएं, जो प्रॉब्लम हो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।